नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की बात करेंगे। ये दूसरा आपका प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले पहला प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो एग्जाम में संभावित प्रश्न रहेंगे। जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी लेवल के प्रश्न करने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को अटेंड करने के लिए, इन्हें तक बने रहने के लिए? बाकी 7 PM में फर्स्ट पार्ट की लाइव क्लास होती है, तो जरूर अटेंड कीजिएगा। इसमें से पहला दिया गया है कि सुमेलित करना है। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और एजी रनाडे, इनके द्वारा जो समाज है, जो स्थापना है, उनको आपको बताना है। नीचे कूट वाला है। और सोशल साइंस में ऐसे 8 से 10 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि सुमेलित वाले, जो कि थोड़ा कठिन प्रश्न होता है। देखिए, यहाँ पे देखा जाए, राजा राम मोहन राय की अगर बात करते हैं तो इन्होंने किस समाज की स्थापना रखी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने की? राजा राम मोहन राय ने। विवेकानंद जी की बात की जाती है तो विवेकानंद जी की रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं। दयानंद सरस्वती की बात करते हैं, आर्य समाज की बात की जाती है। और एमजी रानडे की बात करते हैं तो एमजी रानाडे का जो है आपको हो जाता है प्रार्थना समाज। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया है, पहले का थर्ड, दूसरे का पहला, विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, एमजी रनाडे प्रार्थना समाज। इसके बाद है दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा, एनी बेसेंट, प्रतिलता वाडेकर या कल्पना दत्त की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? तो लगभग आप सभी लोग जानते हैं, मैडम भिकाजी कामा को। भारतीय मूल की एक पारसी नागरिक थी, जिन्होंने लंदन, जर्मनी, अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में जो है माहौल बनाया था। तो मैकम भिकाजी कामा की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, बाबर या हुमायूं? जी हाँ, आराम बाग की बात करेंगे। तो आराम बाग अधोलिखित जो है किसने बनवाया, किस मुगल बादशाह ने बनवाया है? सभी कमेंट कीजिएगा। हम बात करेंगे बाबर। आराम बाग भारत का सबसे पुराना मुगल गार्डन है, जो भारत के आगरा में ताजमहल के उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे मुगल सम्राट बाबर ने कब बनाया था? 1528 में बनाया था। और आज के दौर में आराम बाग को किस नाम से जाना जाता है? राम बाग के नाम से जाना जाता है। और इसका एक और भी नाम है, बाग ए गुल। इसका एक और क्या नाम है? बाग ए गुल, बाग ए गुल अफसान, बाग ए गुल अफसान इसका अन्य नाम भी। अगला प्रश्न है, 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? लाला लाजपत राय, जी.के. गोखले, गांधी जी या बीजी तिलक? तो 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हम बात करेंगे बीजी तिलक। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? कायथा संस्कृति, जौरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति या आहार संस्कृति की बात करते हैं। तो इनमें से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति जो है प्राचीनतम है? तो वह आपकी कौन सी हो जाती है? वह कहला जाती है कायथा संस्कृति। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति के विकास से पहले कायथा संस्कृति का विकास हो चुका था। और
ताम पाषाणिक संस्कृतियों में कायथा संस्कृति सबसे पुरानी है। ये चंबल नदी क्षेत्र की थी और ताम्र पाषाण काल के लोग जो प्रमुख रूप से ग्रामीण समुदाय के थे। तो चंबल नदी की अगर बात करते हैं, ये भी ध्यान देना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। दोनों शासन तंत्रों में 20 राजतंत्र में 16 महाजनपद गणराज्यों में या 10 राजतंत्र शासन में। तो जो हमारी 3000 MCQs की बुक PDF लॉन्च हुई है, उसमें से ये काफ़ी सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, क्योंकि पूरा निचोड़ आपके बनाया गया है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत जो विभक्त था, वह आपके किस में विभक्त था? तो वह कहला जाता है 2 शासन तंत्र। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ था, और दूसरा अलेक्जेंडर था। अलाउद्दीन ने इसका उल्लेख अपने सिक्कों पर करा है। तो पहला अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा अलेक्जेंडर। तो 2 शासन तंत्रों में विभक्त था। अगला है, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त है? बिलहड़, जलाड़, कालिदास या कल्हड़? तो इनमें से बताइए किस लेखक की पुस्तक से जो है कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण जो है प्राप्त होता है? तो वह कहला जाता है कल्हड़। कल्हड़ ने राजतरंगिणी नामक महान महाकाव्य की रचना की। किसकी? राजतरंगिणी। ये ध्यान दीजिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? तो अभी हमने बताया, पिछले क्वेश्चन में डिटेल के साथ बताया था। तो हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करेंगे। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त? सुदर्शन झील, सभी लोग बताइए, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो हम बात करेंगे चंद्रगुप्त के। जी हाँ, सौराष्ट्र से गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सुदर्शन झील स्थित है। इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। तो किसके शासक में हुआ? चंद्रगुप्त के शासन में हुआ। लेकिन किसने करवाया था? तो वहाँ के जो राज्यपाल थे, कौन थे? पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त वैश्य, उन्होंने करवाया था। अगला प्रश्न है, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, आदित्य वर्धन या नरवर्धन? तो पुष्यभूति राजवंश की वंशावली जो है, इनमें से जिस राजा के नाम से प्रारंभ होती है, वह राजा का नाम कहला जाता है नरवर्धन। जी हाँ दोस्तों, वर्धन वंश की नींव 6ठी सदी के प्रारंभ में पुष्यभूत वर्धन ने थानेश्वर में डाली थी। कहाँ पे डाली थी? थानेश्वर में। थानेश्वर, यहाँ पे डाली थी। और वर्धन वंश की वंशावली नरवर्धन से प्रारंभ होकर हर्षवर्धन पर समाप्त हो जाती है। तो अगर प्रारंभ पूछा जाता है तो नरवर्धन, यहाँ पे समाप्त की बात की जाती है तो समाप्त आपका किससे हो जाता है? हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन के बाद पुष्यभूत की वंशावली जो है समाप्त हो जाती है। शुरुआत नरवर्धन से होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? लेब्राडोर धारा, क्योर्सियो धारा, कुराइल धारा या कनारी धारा की बात करेंगे। इनमें से कौन सी गर्म धारा की बात करेंगे? तो आपकी जो क्यूरोशियो धारा कहलाती है, यह धारा जापान की काली धारा है। इसे उत्तरी प्रशांत महासागर की मुख्य सागरीय धारा कहा जाता है। यह गर्म धारा है। गर्म धाराएं, जल धाराएं जो होती हैं, मुख्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। कहाँ से? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो आप सभी लोग जानते हैं, जल परिवहन जो है सबसे सस्ता साधन होता है, क्योंकि यह प्राचीन महत्वपूर्ण यातायात का साधन है। डीजल अन्य प्रकार की तकनीकी क्षमताओं के उपयोग से जल परिवहन को और भी सुगम और सहज बनाया गया। दुनिया भर में अधिकांश व्यापार जल जनित है। तो जल परिवहन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
अभिकर्ता बलूका स्तूपों या बालू टिप्पा के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? देखिए, वह अपर्दन अभिकर्ता जो बालू के स्तूप होते हैं या बालू टिब्बा जिसे कहते हैं, इनके निर्माण में के लिए जो उत्तरदायी होते हैं वह हमारे पवन होते हैं। मरुस्थल अथवा रेतीले प्रदेशों में पवन द्वारा बालू या रेत के निक्षेप से निर्मित टीला या टिब्बों को बलूका स्तूप कहते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी कहला जाती है? सभी लोग बताइएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो आप सभी लोग लगभग जानते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत हमारी क्षोभ मंडल कहला जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा या से ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? देखिए, इसके लिए आदर्श स्थितियां जो कहला जाती हैं, नीचे आपके ऑप्शंस भी दिया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शांत एवं स्थिर वायु की बात करें। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। मेघालय का पठार विस्तार है, अरावली, प्रायद्वीपीय पठार, तिब्बत का पठार या हिमालय हो जाता है? तो मेघालय का पठार जो विस्तार कहला जाता है वह आपका प्रायद्वीपीय पठार कहला जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? यमुना, गोदावरी, सतलुज, गंगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पूर्ववर्ती अपवाय से आशय होता है नदियों के अपनी पुरानी घाटियों से ही प्रवाहित होने। इस प्रकार अपवाय नदियाँ की जो तेज धाराएं विकसित होती हैं, और नदी क्या होती है, अपने मार्ग में आने वाले भौतिक जो बाधाएं होती हैं उनको झेलते हुए पुरानी घाटी से ही आगे बढ़ती है। इसके साथ साथ सतलुज नदी है। सतलुज के बाद आपका नाम आता है सिंधु नदी का, ठीक है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र भी आपका आता है, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। इसके बाद गंडक नदी, कोसी नदी, इन सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे दिया गया है सतलुज, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी की बाह्य परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की बाह्य परत को पपड़ी या क्रस्ट कहते हैं। और भूपपटी कहलाती ऊपरी भाग जो होती है, इसकी गहराई 5 से लेकर 70 किलोमीटर तक होती है। और इस परत का संगठन जो होता है सिलिका, फेल्सफार और मैग्नीशियम के तत्वों से होता है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल, अमरकंटक, महाबलेश्वर, नासिक से। तो जो आपकी गोदावरी नदी है यह आपके नासिक से निकलती है। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी है। दक्षिण गंगा के नाम से भी ये जानी जाती है। और इसकी उत्पत्ति जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। किसके? त्रयंबक पहाड़ी। और इसकी लंबाई कितनी है गोदावरी नदी की? लगभग मान के चलें 1465 किलोमीटर के आसपास। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है। देखिए, जो स्वेज नहर होती है वह किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संविधान संशोधन में शामिल है? देखिए, 73वें संविधान संशोधन में जिला पंचायत शामिल है, क्षेत्र पंचायत है, ग्राम पंचायत है, लेकिन नगर पंचायत आपका शामिल नहीं। भारतीय संविधान 73वें संविधान अधिनियम में 1993 में यह सम्मिलित है कि एक गांव अथवा गांव के समूह में ग्राम सभा स्थापित करना, गांव के स्तर पर अन्य स्तरों की पंचायतों का गठन करना, गांव और उनके बीच के स्तर पर पंचायती के सभी सीटों के लिए सीधे का चुनाव करना, और पंचायत के पदाधिकारों के चुनाव के लिए जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण करना, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण करना, पंचायतों के लिए 5 साल की कार्यवधि तय करना, यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर उसका चुनाव कराने की व्यवस्था करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, यानी पंचायत के बारे में संविधान 73 का संशोधन किया गया है, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अपविष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? देखिए, अपविष्ट शक्तियां, इससे तात्पर्य क्या होता है?
भारतीय संविधान के अनुसार अपशिष्ट जो शक्तियां हैं वह किसे प्रदान की गई? तो केंद्र को प्रदान की गई। अपशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां होती जिसका वर्णन संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान के अनुसार यह शक्ति केंद्र को प्रदान की है, जबकि अमेरिका संविधान में यह शक्ति राज्य को है, लेकिन कनाडा के अकॉर्डिंग केंद्र को है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव। आई होप सभी समझ गए होंगे। और सी राव एक IAS ऑफिसर थे। कौन से थे? IAS ऑफिसर थे और अनेक भाषाओं में इनको जानकारी भी थी। अगला, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी कहलाती है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति आपकी कहला जाती है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति सरकारी उपक्रम की समिति है। इसमें विशिष्ट स्थान होता है। ये सरकारी खर्च और निष्पादन पर लगातार नजर रखती है। लोक लेखा समिति सरकारी उपक्रम समिति में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं, लेकिन प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य जो है किसके होते हैं? लोकसभा के होते हैं। ये भी ध्यान देना। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? पहले एक पॉलिसी थी लुक ईस्ट पॉलिसी, फिर इसका परिवर्तन किया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। कब किया हुआ? यह है क्या चीज दोस्तों? देखिए, यह आपके नवंबर 2014 में परिवर्तित किया गया। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी एशिया प्रशांत क्षेत्र में मौजूद देशों की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए मकसद से लाई गई थी। इस नीति में जो है पूर्व सरकारों की ओर से लुक ईस्ट की नीति को एक कदम आगे बढ़ाया गया था। एक आर्थिक पहल के तौर पर शुरू किया हुआ था और इस नीति में अब एक राजनीतिक, रणनीतिक, सांस्कृतिक अहमियत भी हासिल कर ली है। और भारत ने इस नीति के तहत जो है इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अन्य देशों में एशियाई प्रशांत क्षेत्रों में मौजूद देशों के साथ संपर्क, आपसी सहयोग को भी बढ़ाया है। तो नवंबर 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी में यह परिवर्तित किया गया। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 जो है किसके अंतर्निहित है? तो ये आपके 9वीं अनुसूची में अंतर्निहित है। 9वीं अनुसूची संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार संपत्ति के अधिग्रहण की विविध का उल्लेख किया गया है और इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? सभी लोग बताइए। वर्तमान में अनुसूची अधिनियम की संख्या है कितनी है? सभी लोग बताइए। तो वर्तमान में अनुसूची अधिनियम की संख्या 284। कितनी है? 284, 284। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लगाया गया था? सभी बताइए। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लगाया गया? 1976, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। जी हाँ, 42, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। यह श्री स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आंतरिक आपातकाल की जरूरत और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। किस समिति की सिफारिश पर? श्री स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ है? तो सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन 1959 में हुआ, 2 अक्टूबर 1959। कितना? 2 अक्टूबर 1959। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 2019 में किस देश में गए थे? सभी बताइए। तो फ्रांस देश में गए थे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? सभी लोग बताइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा 34। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट
में मुकदमों को बढ़ते बोझ को देखते हुए केंद्र मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या पहले 30 थी, इसको 33 किया। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI के अलावा 33 और न्यायाधीश होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 34 न्यायाधीश हो गए। 33 तो आपके हो गए न्यायाधीश, और एक कौन सा हो गया? सुप्रीम भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI जिसे हम कहते हैं, तो टोटल 34 हो गए। 33 मत करिए आइएगा, ठीक है, एग्जाम में। अरहर की संकर किस्म कौन सी कहला जाती है? ICP-H8 बहार या IPCL 87 PAS 120। अरहर की संकर किस्म की बात करते हैं, वह होगा ICP-H8। यह अरहर की संकर किस्म है। इसे MS प्रभात DT क्या है? इसे जो है आपका MS प्रभात DT व इसे ICPL 161 ICPL 161 को मिलाकर यह बनाया गया है। तो अरहर की संकर किस्म हमारी हो जाएगी ICP-H8। इनमें से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश का सोयाबीन राज्य कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्लिसिन मैक्स है। सोयाबीन में यहाँ पे 38 से 40% प्रोटीन की मात्रा होती है, 22% यहाँ पे तेल होता है, 21% कार्बोहाइड्रेट होता है, और विश्व में 60% सोयाबीन जो है अमेरिका में पैदा होता है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर है। तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? इंदौर में है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? फ्लोटिंग गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, टब गार्डनिंग या वेजिटेबल फोसिंग की बात करेंगे। तो ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि क्या कहलाती है? और यह विधि कहलाती है वेजिटेबल फोसिंग। वेजिटेबल फोर्सिंग की बात करेंगे। इस विधि में क्या किया जाता है? सब्जियों को उगाने के लिए कांच या प्लास्टिक की एक संरचना बनाई जाती है और सब्जियों को उगाने के लिए कृत्रिम वातावरण का फिर निर्माण किया जाता है। मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य कितना होता है? मृदा यानी मिट्टी के कण के घनत्व का औसत मूल्य पूछा जा रहा है। तो 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। याद रखिएगा 2.65 2.46 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में अगर बाग लगाना है तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? वह कहलाती है समोच्च। यह विधि जो है क्षरण नियंत्रण, नमी संरक्षण, फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए आसान है और इसमें वृक्षों को समोच्च पंक्तियों में लगाया जाता है। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? पंचम सवारी ताल में टोटल 15 मात्राएं होती। यह ताल ख्याल अंकी गायकी के साथ संगत करने की ताल होती है। पहले देखिए, एक होता है धी, ना, धी धी, धी ना धी धी, कत धी धी ना धी धी ना, ती कृ ती ना तिर किट तू ना, कत ता धी धी न धी धी ना। सामूहिक विधि, प्रोजेक्ट विधि और सहभागी विधि शिक्षण की प्रजातांत्रिक विधियां हैं और ये विधियां छात्र शिक्षक केंद्रित विधियां कहलाती हैं। तो धी ना धी धी 1 2 3 3 हो गए, कत धी धी ना धी धीना 7 हो गए, ती क्र तीना तिरकिट तूना 11 हो गए और 4 और हैं, कत ता धी धी ना धी धीना। टोटल 15 पंचम सवारी ताल की बात करते हैं। वंदे मातरम देश गान के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम राष्ट्रीय रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करते हैं। यह गीत उनके द्वारा रचित एक उपन्यास किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है।
इसकी रचना जो है कब की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 ईस्वी में की थी। राग भैरव का गायन समय क्या था? तो राग भैरव का जो गायन समय माना जाता है वह प्रातः काल माना जाता है, और समय लगभग 4 से लेकर 7 बजे सुबह का समय होता है। राम के 7 स्वर लगते हैं। इस राग में रे और धा स्वर कोमल लगते हैं। इसमें पूछा जाए कोमल स्वर कौन है, तो रे और जो धा स्वर है ये कोमल स्वर लगते हैं। सामान्य गदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की बात करते हैं तो 10:1। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक शिक्षक अनुपात को क्या कहते हैं? मृदा कणाकर कहते हैं। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ऑल्टियस, सीटियस, फोर्टियस, यह बदलता रहता है, एघर अनवर्ड या फॉरएवर हायर? सभी बताइएगा। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य होता है सीटियस, ऑल्टियस एंड फोर्टियस, जिसका अर्थ होता है सीटियस यानी तेज, अल्टस यानी उच्च, और फोर्टियस यानी मजबूत। यह वाक्य अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के संस्थापक पीरे डे कोबर्टिस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ओलंपिक झंडों पर 5 वृत्त हैं जो 5 महाद्वीपों को इंगित करते हैं। इनमें 5 वृत्त हैं ओलंपिक में, देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है अर्जुन पुरस्कार विजेता है? इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पुलेला गोपीचंद। भारतीय राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम के कोच पुलेला गोपीचंद आनंद अर्जुन पुरस्कार के विजेता हैं, और इन्हें अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था? 2000 में दिया गया था। गोपीचंद प्रकाश पादुकोण के बाद ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी थे। इन्होंने चीन के चेन होंग को हराते हुए 2001 में यह प्रतियोगिता जीती थी। मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सिंपल सा प्रश्न, सभी लोग बताइए। मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, मनोरंजन एक ऐसी क्रिया जिसमें सम्मिलित होने वालों को आनंद आता है एवं मन में शांति मिलती है। तो मनोरंजन की अगर बात करते हैं तो मनोरंजन का यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने प्रकार के मनोरंजन होते हैं। पार्टी, पिकनिक, खेल, फिटनेस, कई सारे की हम बात करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए, मनोरंजन के प्रकारों की बात करते हैं। ये आपके यूपी टेट में सोशल साइंस में पूछा गया प्रश्न था। तो ये दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार के। एक होता है शारीरिक गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियाँ, डेरा डाले हुए या बाहरी गतिविधियाँ जिसे हम शिविर निवासी कहते हैं, कला और शिल्प गतिविधियाँ, नाटकीय गतिविधियाँ, संगीत गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेवा गतिविधियाँ जैसे स्वयं सेवा होते रहते हैं। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के मनोरंजन की गतिविधियाँ होती हैं। यूपी टेट सी टेट में आया हुआ है, तो इसमें भी चांसेज है आपके। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? ऐसा आसन बताइए जो घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता हो, सभी बताइएगा। तो वह कहलाया जाता है वज्रासन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है मणिपुर राज्य में खोला गया। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री वर्तमान जो हैं मोदी जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 2018 में किया गया था, 16 मार्च 2018। और जून फिर 2018 में
राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश 2018 की अनुमति देने के बाद इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद है संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं। जो संतुलित आहार होता है उसमें जो सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं वह हमारे विटामिन और खनिज लवण होते हैं। निम्नलिखित में से विधियों में से भोजन पकाने की सोलर विधि क्या कहलाती है? तो भोजन पकाने की जो सोलर विधि कहलाती है वह कहलाती है उबालना। सर्वोत्तम विधि उबालकर पकाने की मानी जाती है। भोजन को उबालकर पकाने से उसके पोषक तत्व उसमें ही विद्यमान रहते हैं, जबकि तलने, सेकने या भूनने से उनके पोषक तत्व उबालने भोजन की तुलना में नष्ट हो जाते हैं या भोजन की जो पौष्टिक चीज़ें होती हैं वो उसमें कमी आ जाती है। लेकिन उबाल कर खाना सबसे बेस्ट माना गया। ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम, देखिए जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। यह प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों को विभाजित कर देता है जिससे वह खून में अवशोषित होने के उपलब्ध हो जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम की बात करते हैं। चेचक के विषाणु का नाम बताइए, सभी लोग बताइए। चेचक के विषाणु का नाम बताइए। तो इसका नाम है VZV, वेरिसेला जोस्टर विषाणु। वेरिसेला जोस्टर विषाणु, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है समान मूछा आ जाने पर, टांग की हड्डी टूटने पर, रोगी के पानी में डूबने पर, पसली की हड्डी टूटने पर। देखिए डूबने या श्वास रोधक स्थिति में शेफर विधि या पुनर्जीवन की एक अप्रचलित विधि होती है। इस पद्धति में रोगी का चेहरा नीचे रखा जाता है और दो हाथों को छाती के निचले हिस्से के दोनों किनारों पर रखा जाता है। फिर संक्रियक धीरे धीरे अपने शरीर के भार को आगे की ओर छोड़ता है और आश्रित की जांघों पर यह दबाव डालता है। तो शेफर विधि की बात करते हैं तो रोगी के पानी में डूबने पर शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहे प्रैक्टिस से दूसरे में 50 महत्वपूर्ण लाजवाब हमने प्रश्न किया आपके NCERT पैटर्न के अकॉर्डिंग। आई होप सारे मित्र अच्छे तरीके से कमेंट किया होगा, फीडबैक किया होगा। डेली आपकी सोशल साइंस की क्लासेस 11:30 AM में होती है। 7 PM में फर्स्ट पार्ट जो 30 नंबर का उसमें क्लास आपका आने वाला है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।